जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइव चैन शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो बिहार बोर्ड जारी किया है फॉर एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10th मैथ, उसका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा जो कि मॉडल पेपर सेट 1 का है। ठीक है, पिछले वीडियो में इसका लघुत्तरीय प्रश्न का कर दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था इसलिए कंटिन्यू वीडियो नहीं बना रहे थे। अब से आपको 4 बजे पर डे मिलेगा वीडियो मॉडल पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, अब सभी का सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखिए दोस्तों, इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सोल्यूशन करूँगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 से। तो 31 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 4y माइनस 14 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 का आलेख खींचे और हल करे। तो इसका ग्राफ खींचना और इसका हल करना। तो देखिए सोल्यूशन इसका। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो दिया है थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है ना, तो पहला समीकरण में प्लस होगा, ये ठीक है ना, तो यहाँ प्लस कर लीजिएगा। देखिए हम प्लस कर दिए हैं। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ खींच के दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हल। तो सबसे पहले समीकरण लिख दिए, उसके बाद देखिए क्या करेंगे। x माइनस 4y बराबर माइनस 14 समीकरण 1। क्योंकि जब भी ग्राफ खींचेंगे तो पहला कंडीशन इधर एक्स बाई के रखेंगे, जो संख्या रहेगा उसको बराबर के ऊपर ही कर देंगे। ठीक है, देर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा तो उधर कर देंगे। तो इसको समीकरण 1 लिख दिए। अब इसको देखिए 3x प्लस 2y बराबर 14 समीकरण 2। तो सबसे पहले इतना कर देना आपको ग्राफ खींचने के लिए। देखिए आप पूरा इजी मेथड से बताएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब भी ग्राफ खींचिएगा तो इधर एक्स बाई होना चाहिए लेफ्ट साइड, और जो संख्या रहेगा अंक लिखा हुआ उसको राइट साइड लिख देंगे। तो आपको कंडीशन पता है, प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। उसी प्रकार ये माइनस में है तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x माइनस 4y बराबर माइनस 14। मर्जी से x का मान 0 करेंगे तो y का मान लिख लेगा, और y का मान 0 करेंगे तो x का मान लिख लेगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर 0 तो y, तो जिसको 0 करेंगे उसको ढक दीजिएगा। कहने मतलब ढकिया नहीं है, पता है आपको, कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या लिखें, यदि x बराबर 0, तो x तो रहा नहीं, तो क्या बचा, माइनस 4y बराबर 14। ठीक है, तब y बराबर 14 बट्टा कितना हो जाएगा, माइनस 4। ठीक है, तो ये देखिए माइनस में आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस भागे प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसको रफ में, अब देखिए इसको कटाइए, इसका आधा 2 होगा, इसका आधा क्या होगा, 7 होगा। तो ये पॉइंट वाला भाग, ये पॉइंट वाला अगर आप होगा तो पॉइंट आपको एक ही अंक तक देना है। तो देख, ठीक है ना। तो 7 के आधा पता है कितना होता है, 3.5 होता है, यानी 3.5 होता है, 3.5। ठीक है, तो पॉइंट वाला अगर आपसे डरना नहीं है, पॉइंट वाला भी पूछ लेता है। ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद एक ही अंक से मतलब रखना है। जब भी ग्राफ का चर्चा होगा, ग्राफ खींचने की चर्चा होगा तो पॉइंट के बाद एक ही अंक तक देखेंगे। ठीक है ना। तो 7 के आधा कितना होता है, 3.5। ठीक है, इन पूरा पूरा कट गया डायरेक्ट। ठीक है ना। इस 7 था, ये 2 था, तो ये तो कट गया, इसका आधा 3.5 हो गया। अब कितना नहीं भी कटेगा ना, तो पॉइंट के बाद हम एक ही अंक देखेंगे। इन्हें 2 अंक 3 अंक जाना, बस पॉइंट के बाद एक अंक। कब, कोई क्या कंडीशन में, जब ग्राफ खींचेंगे तब। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। तो x के मान 0 किए तो y के मान माइनस 3.5 आया। अब y बराबर 0 कीजिए। एक बार x के मान 0 करेंगे, एक बार y के मान 0 करेंगे। तब लिखेंगे y बराबर 0। यदि y बराबर 0 तो जिसको 0 करेंगे उसको भूल दीजिए, जाइए ढकिया नियम से, क्योंकि आपको पता है कोई भी संख्या को 0 गुने माइनस 4 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी संख्या को 0 गुना करते हैं 0 से 0 हो जाता है। ठीक है, उसको ढक दीजिए। ठीक है, तो y को ढक देंगे तो क्या हो जाएगा हमको, x बराबर माइनस 14। ठीक है, अब देखिए इसका डब्बा बना दीजिए। डब्बा बना दिए, x के मान 0 किए। देखिए कैसे लिखते हैं, x के मान 0 किए तो y के मान कितना आया, माइनस 3.5। अब y के मान 0 किए तो x के मान क्या आया, माइनस 14। ठीक है दोस्तों, तो जिस कंडीशन पहला समीकरण में किए हैं वही कंडीशन दूसरा समीकरण में करना है, जैसे किए हैं वैसे इसमें भी करना है। लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है,
समीकरण 2, तो समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y = 14। तो वही कंडीशन करेंगे, यदि x बराबर 0 तो जिसको 0 करेंगे उसको ढक देंगे, ढक दिए ना। तो क्या है 2y बराबर 14। तो यहाँ से y का मान हमको 7 निकल गया, डायरेक्ट काट दीजिए। अब लिखेंगे यदि y बराबर 0 तो एक बार x बराबर 0 करें तो एक बार y बराबर 0, तो जिसको 0 किए उसको ढक दीजिए। तो इसको ढक दिए तो क्या आ जाएगा हमको 3x बराबर 14। ठीक है, तो x के मान हमको कितना निकल जाएगा 14/3, डायरेक्ट लिख दीजिए काट के 14/3। कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, 3 चौक 12 होगा ना, पॉइंट दिए 2 बचा, 3 चौक 18, तनी 4 पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा। इसका भी डब्बा बना देंगे। एक्स बाई, एक्स का मान 0 किए तो बाई का मान 7 आया। अब बाई का मान 0 किए, बाई का मान 0, तो एक्स का मान कितना है 4.6 आया। ठीक है दोस्तों, अब दोनों डब्बा बन गया। अब ग्राफ इसका खींचते हैं तो देखते हैं दोनों डब्बा में एक्स में भी निगेटिव है, बाई में भी निगेटिव है, एक्स में भी पॉजिटिव है, बाई में भी पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों, ये फिगर बना दिए। यहाँ ई एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये बाई होता है, ये बाई डैश होता है। यहाँ एक्स बाई का मान 0 होता है क्योंकि गिनती यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखना है दोनों डब्बा में। पहले एक्स में देखिए निगेटिव, तो नेगेटिव कितना है -14 तक, तो 2-2 करके अंतराल हम लेते हैं। ठीक है ना, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 चौक 12, 2 सत्ती 14। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, 12, 14। इन निगेटिव में इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, आगे माइनस लगा देंगे, माइनस लगा दिए। अब देखना है एक्स में पॉजिटिव दोनों डब्बा में, तो 4 पॉइंट कितना है 6 है, 4.6। तो देखिए 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6, कुछ ज़्यादा लेना है कम नहीं। तो 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब बाई में देखना है पॉजिटिव दोनों डब्बा में, तो मैक्सिमम कितना है 7 है, तो 7 ऊपर होगा। देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ज़्यादा लेना है लेकिन कम नहीं। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब बाई में देखिए निगेटिव कितना है -3.5 है। तो देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ खींचने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। इसको दोनों के डब्बा देख के बनाते हैं ग्राफ फिगर। ठीक है ना, क्योंकि एक्स में देखिए निगेटिव था -14 तक, इसलिए थोड़ा बड़ा ही लिए। बाई में देखिए निगेटिव था -3.5 तक, तो इसलिए थोड़ा छोटा लिए हैं। ठीक है, आपको तो ग्राफ कॉपी खींचना पड़ेगा एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद पहला डब्बा देखेंगे, 0 छोड़कर जो संख्या दिख रहा है उसको देखना है। तब एक्स में कितना है -14, तो एक्स में -14 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको ऐसे कर देना है, उसके बाद ऐसे कर देना। ठीक है, बाई में कितना है -3.5, 0 छोड़ के लेते हैं। ठीक है ना, तो माइनस क्या है 3.5, तो बाई में कहाँ होगा -3.5। तो ये देखिए 2 है, ये 4 है, इसके बीच में 3 होगा। तो ठीक ना, थोड़ा सा इधर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप कॉपी रहेगा उसमें पूरा परफेक्ट एकदम मिल जाएगा। ठीक है ना, उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में जैसे अगर आप कॉपी रहेगा ना, इस कंडीशन में ऐसे ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच में 10 गो लाइनिंग बना हुआ रहेगा। ई जैसे रहेगा तो 3.5 का रहेगा, ई 4.5 का रहेगा, 5.5, उसी कंडीशन करके। तो इसके जैसे ये दोनों के बीच में 10 गो लाइनिंग रहेगा खींचा हुआ। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें देखिए हम बता दिए, जैसे 2 है, ये 4 है, दोनों के बीच में 3 होगा, ये दोनों के बीच में क्या होगा 3.5 होगा। तो ये मान लीजिए कितना है 3.5, कहने का मतलब अब वैल्यू बिंदु में पहले एक्स का मान लिखा था, तो बाई एच पर एक्स का मान क्या होगा 0 होगा। अब बाई कितना है -3.5 है। ठीक है, तो पॉइंट छोड़िए बाद में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप खींचने के बाद लिखेंगे ना तो चिन्ह पढ़ते हैं ना, उस पर खींचा उचा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट बाद में लिखेंगे। ये कितना है -3.5 है, ये कितना इतना। अब ये दोनों को मिला खींच दीजिए। ठीक है, पॉइंट जो है ना ग्राफ खींचने के बाद लिखिए। ठीक है ना, क्योंकि लाइन उन पर लिखा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ठीक है, तो पहले इसको खींच दिए, ऐसे खिंचा गया है, तीर मार दिए। ठीक है, अब वही काम सेकेंड में करना है। सेकेंड देखिए एक्स में कितना है 4.6 है, तो एक्स में 4.6 का है पॉजिटिव, तो ये देखिए 4 है,
ये 6 है, ये दोनों के बीच में 5 होगा, ठीक है ना। यहाँ सर 4.5 होगा, यहाँ 4.6 थोड़ा सा आगे, तो ये 4.6 होगा। टाइम देखिए पॉजिटिव कितना 7 तक है, तो 7 यहाँ होगा। ये देखिए 8 है, ये 6 है, दोनों के बीच में कितना होगा 7 होगा, 7 होगा। अब ये दोनों मिलाकर खींच दीजिए। ऐसे खींचा गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको आगे अगर जो बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट देगा, ठीक है। ये जगह कम पड़ रहा है दोस्तों, ये समझ गए ना। यहाँ पॉइंट कट जाएगा, आगे चल के यहाँ क्या होगा, कट जाएगा। थोड़ा सा खींच दीजिएगा आगे, ठीक है ना। इसमें जगह कम है, नहीं बताने में बन रहा, ठीक है। इसको थोड़ा आगे खींच दीजिए, यहाँ को कटेगा, ठीक है। तो कटेगा तो पॉइंट का मान लीजिए नाम दे दिए ए, ठीक है। कौन पॉइंट पर करा वो निकालेंगे अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इतना करने के बाद अब इसका समीकरण लिख दीजिए, ठीक है। तो ये पहला काम था, तो पहला का समीकरण क्या था, यही था। तो इस लाइन पर कहीं भी लिख सकते हैं पहला लाइन पर। तो इसका समीकरण का नाम था x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। समीकरण 2 का ही है। अगर आप तो कहीं पे लाइन पे लिख दीजिए जहाँ जगह मिलता है खाली, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0, क्योंकि जिसका जगह आप खींचते हैं उसका लाइन पर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद इसका पॉइंट लिख दीजिए। पहले x लिखा था, है तो x का मान कितना है, माइनस 14 है। अब y क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि x सच है। अब इसका पॉइंट देखिए क्या है, x होता है यहाँ 0। अब y कितना है, सर 3 है माइनस में, तो माइनस 3.5, माइनस 3.5, ठीक है। उसी प्रकार इसका पॉइंट, तो पहले x लिखा था, तो x 0 होता है बाई एच पर, ठीक है। अब y कितना है 7 है, ठीक है। अब ई पॉइंट देखिए, तो ई पॉइंट यहाँ हम लिख देते हैं। x कितना है 4.6 है, बाई क्या होगा 0, यहाँ 4.6 है, पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये ए नाम दिए, तो इसका कुछ नाम दे दीजिए, बी दे दिए, इसका सी डी ए, ठीक है। तो ग्राफ तो खींचा गया, इसका नाम ए दिए हैं, ठीक है दोस्तों। इसका नाम ए है, इसका पॉइंट क्या है निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, देखिए ध्यान से, आलेख खींचे, आलेख तो खींचा गया और हल करे। हल करने मतलब इसमें एक्स वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। और कितना है, माइनस 14 है, ये लिखे हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 14। अब किसी एक को काटने का रहता है, तो चलिए हम y को काटना चाहते हैं। विलोपन विधि से हल कीजिए, कोई विधि से हल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से x y का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो हमको y का काटना है, तो इसके गुणांक कितना है 2 है, और इसके y के गुणांक कितना है 4 है, ठीक है। माइनस से गुना नहीं करना है आपको, प्लस से करना है गुना, ठीक है। तो ये कौन विधि हुआ दोस्तों, विलोपन। विलोपन का मतलब होता है उल्टा। मान लीजिए y को काटना है, तो y के साथ जितना गुणाम रहेगा ऊपर करेंगे, और ठीक है यहाँ जितना गुणाम रहेगा नीचे करेंगे। उसी प्रकार तो x के काटने का रहता है, तो यहाँ 3 से गुना करते हैं, इसका गुणाम कुछ नहीं, तो 1 लिख सकते थे, यहाँ 1 से गुना करते, ठीक है। अब देखिए वो माइनस में था, इसीलिए हम क्या किए, बाई का काटने की कोशिश की। इसमें चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर जो एगो माइनस में रहेगा तो, ठीक है। तो 2 से गुना कीजिए, 2 गुना एक्स 2x हो जाएगा, माइनस 2 चौक 8 हो जाएगा, बराबर 14 दूनी 28 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए। उसी प्रकार 4 तिया 12 हो जाएगा, अब प्लस 4 दूना 8y हो जाएगा, और 14 जगह 56 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, ये प्लस माइनस घट गया, ये प्लस माइनस घट गया, ये जुटेगा तो कितना होगा 14x, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 28। तो कहने मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 28/14। तो कट के कितना गया दोस्तों, x का मान 2 आ गया। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यही है ना, x माइनस 4y बराबर माइनस 14। तो x का मान 2 निकला है, माइनस 4y बराबर माइनस 14। तो 2 ये माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया, ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में, क्योंकि जिसका भी वैल्यू निकालते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 16 हो गया बराबर 4y। तो कट गया कितना 4 बार में, कहते मतलब y का मान कितना आ गया 4 आ गया था। हमको बिंदु कितना निकल गया, तो बिंदु निकल गया दोस्तों, पहले x लिखा था तो x 2 है, अब y कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ जो लिखला है पॉइंट,
तो यहाँ 2 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों प्रतिच्छेद नहीं कर गया, इसको आगे थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तो लिख देंगे अंत में, अतः दोनों रेखाएं बिंदु ए माने है ना, इसका पॉइंट क्या है 2,4 पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है दोस्तों, तो इतना बनाइएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स देगा, क्योंकि ये भी आपको लिखना है। अगर ये नहीं लिखते तो 4 नंबर में लटका देगा आपको। ठीक है ना, तो जो ग्राफ खिंचाएगा वो कौन कंडीशन का ग्राफ रहेगा वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अंत में लिख दिया था दोनों रेखाएं बिंदु ए 2,4 पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है। मान लीजिए ABCD कोई आयत है, इसके भीतर कोई बिंदु O स्थित है। कहाँ स्थित है पता नहीं, लेकिन उसके अंदर स्थित है। अब देखिए, तो सिद्ध करे कि OB के स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर बराबर OA के स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है दोस्तों। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले एक आयत बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है 32 है। तो एक हम आयत बना दिए। आयत किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। तो पता है, कहने मतलब ई इसका बराबर होगा, ई इसका बराबर होगा, आमने सामने प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, इसके भीतर एक बिंदु स्थित है, उसका नाम क्या है ओ है। तो ये ओ नाम दे दें, ये जरूरी नहीं कर रहा है बीच में है, तो कहूँ भी मान लीजिए यहाँ स्थित है ओ। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा सिद्ध करना क्या है ओ बी, यानी इसको इससे मिला देंगे, ओ बी हो गया। और क्या करा ओ डी प्लस ओ डी, तो ओ डी मतलब इसको इससे मिला दिया जाएगा। ठीक है, और क्या है बराबर ओ ए, तो यहाँ मान लीजिए ओ होगा। ठीक है, तो इसको इससे मिला दिया जाएगा। ठीक है, और क्या करा प्लस ओ सी मतलब इसको इससे मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट है इसका नाम क्या है ओ है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ABCD एक आयत है जिसके भीतर ओ कोई बिंदु स्थित है। यहाँ तक तो लिख दिए दोस्तों। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें OB के स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर इक्वल टू OA के स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, अब देखना है OB का स्क्वायर, OB यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ भी देखिए 90 डिग्री कौन बन रहा है, अगर जो देखिए ध्यान से, ये जैसे मान लीजिए आयत है। ठीक है ना, यहाँ ओ कोई पॉइंट है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है। ठीक है ना, इसका नाम है ABCD है, लिखा हुआ ये ओ है। तो ये भी कौन क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा कि नहीं, क्योंकि परफेक्ट नहीं बन रहा समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ तो 90 डिग्री का हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ समकोण नहीं बन रहा, उसके लिए क्या रचना करना पड़ेगा आपको। रचना करेंगे, इसको क्या करेंगे, ए है ना A और B, C और D पर लंब एक रेखा डाल देंगे, उसका नाम क्या रखेंगे PQ। तो इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है ना, इससे तो जब भी लंब डालते हैं तो ये AB रेखा यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री पर, यहाँ भी कितना बनेगा 90 डिग्री कोण। तो इसका नाम दे दीजिए PQ। तो ये रचना जो कि यहाँ रचना में लिखना है, लिखेंगे यहाँ ये दोस्तों PQ एक रेखाखंड खींचा जो O से होकर जाता है, O से होकर जाता है। ठीक है ना, तथा और क्या है दोस्तों, ये AB है ना, तथा CD पर लंब है। क्या है वो दोस्तों, लंब है। तो लंब जब रहेगा तो कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा।
ठीक है ना। क्या कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो इसको देखिए पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम सिद्ध करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे हम लंब डाले हैं तो ओपी क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक ना। ई क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्योंकि लंब के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और नीचे वाला क्या हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी पी ओ में सम। अब देखिए दोस्तों प्रमाण लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 नंबर में। अब देखिए दोस्तों प्रमाण लिखेंगे, तो प्रमाण में देखिए क्या करना है। तो देखिए पाइथागोरस की मदद से बनाएंगे। ये क्या है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी पी ओ में समकोण त्रिभुज बी पी ओ में बी पी ओ पहले क्यों लिए, ये भी देखिए पहले। तो पहले देखिए हमको क्या लेना है, ओ बी के स्क्वायर। तो ओ बी कैसे आएगा, तो यही त्रिभुज में बी पी ओ में ओ भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कहने का मतलब ओ बी के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कहने मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ओ बी के स्क्वायर इक्वल टू यानी ओ पी के स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। ये बी है दोस्तों, अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है। बीपी का स्क्वायर, इसको क्या मान लिया, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए यहाँ उल्टा एक दूसरे का है, ए है उसके बाद ए है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सिद्ध करना है ना, ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर, ठीक है। और ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर, ये सिद्ध करना हमको इक्वल करके, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो ले लिए। उसके बाद देखिए इसके सामने क्या है, ए है ना, क्योंकि पहले ये दोनों त्रिभुज में चल लेंगे, फिर ये दोनों त्रिभुज में चल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या लिए, बी पी ओ। अब ये क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ए पी ओ। जो समकोण रहेगा उसको बीच में रखेंगे, तो यहाँ पी समकोण है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए पी ओ में। अब क्या लगेगा, पाइथागोरस का प्रमेय। तो ये तो लंब है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्योंकि समकोण के सामने भुजा कर्ण होता है। तो कहने मतलब ओ ए के स्क्वायर इक्वल टू ओ पी के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए पी के स्क्वायर, समीकरण 2, ठीक है। तो इसको ओ पी लिखिए या पी ओ लिखिए, बात बराबर है, क्योंकि भुजा आगे पीछे कर लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए आगे बराबर हो गया ना यहाँ तक। अब यहाँ देखना है ओ डी है, तो ओ डी कौन में आ रहा है, ओ डी यही है ना। तो ओ डी देखिए यहाँ से डी क्यू ओ एक समकोण त्रिभुज बन रहा। तो ये तो कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार है। ये क्या है, लंब डाले तो लंब हो गया ये, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ओ डी के स्क्वायर बराबर क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज डी क्यू ओ में जो समकोण रहेगा दोस्तों उसको बीच में रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ डी के स्क्वायर इक्वल टू तो ओ डी के स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू के स्क्वायर प्लस डी क्यू के स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, समीकरण 3। तो ये क्या होगी दोस्तों, समीकरण 3। अब देखिए क्या है ओ सी। तो ओ सी यहाँ दिख रहा है, ओ सी है ना यहाँ। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज में रहा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी क्यू ओ में समकोण त्रिभुज सी क्यू ओ में। तो कर्ण का स्क्वायर आने कहने मतलब ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर, समीकरण 4। यहाँ तक तो हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 4 को समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लाना है, ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर। तो ये ओ बी होगी या ओ डी होगी, यानी समीकरण 1 और 3 को संगत पक्ष को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से, समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड के संगत पक्षों को जोड़ने पर, कहते हैं मतलब इधर वाला इधर के साथ जोड़ेंगे, उधर वाला उधर के साथ। तो इधर क्या है, ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर। और उस तरफ वाला क्या है, देखिए ध्यान से, इतना है ओ पी के स्क्वायर प्लस बी पी के स्क्वायर प्लस ओ क्यू के स्क्वायर प्लस डी क्यू के स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसको समीकरण मान लीजिए 5। क्या मान लिए, समीकरण 5। यहाँ ए डी जी है ना, ए डी पी क्यू तथा
बी सी पी क्यू। यहाँ देखिए दोस्तों फिगर में ए डी पी क्यू तथा बी सी पी क्यू, तो ए भी एक आयत है, ए भी एक आयत है। तो आयत किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो कहने मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसका ए पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, डी क्यू लिखिए या क्यू डी लिखिए, बात बराबर है। बी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू। बी पी बराबर सी क्यू, क्योंकि आयत किसे कहते हैं, जैसे कहने मतलब मान लीजिए देखिए ये बुक है, ठीक है, जो इसका लंबाई वही इसका लंबाई रहेगा, जो इसका चौड़ाई वही इसका चौड़ाई रहेगा। ठीक है, तो आयत किसे कहते हैं, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, तो ये ए डी पी क्यू तथा बी सी पी क्यू एक आयत है, इसलिए इतना बराबर इतना हो गया और इतना बराबर इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें देखिए हम समीकरण 1 और 3 का उपयोग कर दिए हैं। ठीक है ना, अब किसका उपयोग करेंगे, 2 और 4 का। 2 और 4 की मदद से हम करेंगे। इस समीकरण 4 है ना, इस समीकरण अच्छा से लिख देते हैं। इस समीकरण कितना है दोस्तों, 4 है। ठीक है ना, 2 है, ये दोनों की मदद से अब आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहले समीकरण 5 लिख लीजिए। लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 क्या है, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर। इतना लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये तो हमको आ गया है, एल एच एस तो आ गया, हमको आर एच एस लाना है। ठीक है, तो आर एच एस में देखिए हमको क्या लाना है, ओ ए। ठीक है, तो जिसमें हमको ओ पी आल है, क्या आल है, ओ पी का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर तो हमको ये चीज़ आया हुआ है। ठीक है, अगर जो हमको ए पी आ जाएगा तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखना ध्यान से, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये तो कर्ण है। तो कहने मतलब ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए के स्क्वायर, क्योंकि कर्ण पता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये आ जाएगा हमको। तो ये देखिए कैसे आएगा, तो इसका तो ज़रूरत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लस बीपी। तो बीपी की तो कोई त्रिभुज में ज़रूरत नहीं है, तो बीपी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, बीपी को हम सी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर जो लाएंगे सी यू का स्क्वायर तो हमको सी क्यू की ज़रूरत पड़ेगा ना। तो बीपी को हम क्या लिख देंगे, सी क्यू। तो यहाँ तो सी क्यू लिख दिए, स्क्वायर तो दोनों तरफ ना स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ओ क्यू की ज़रूरत है, तो इसको ओ क्यू रहने दीजिए, इसको ऐसी। अब देखिए डी क्यू, तो डी क्यू कहाँ दिख रहा है, डी क्यू, तो ये तो हमको पहले आ चुका है, ओ डी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू की लिख सकते हैं ए पी। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो ए पी का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो लिख दिए दोस्तों, ये आया, तो इसीलिए यहाँ पे ए लिखे थे। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखिए, तो ओ पी के स्क्वायर ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, ओ पी का स्क्वायर है। ठीक है ना, ओ पी का स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, ए पी चाहिए। तो ए पी इसमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा था, साथ करके लिख दीजिए, ए पी का स्क्वायर, इसको साथ लिख दिए। अब देखना है ध्यान से। ठीक है, और समीकरण 2 भी देख लीजिए, 2 ही है ना, यही है। देखिए ये चीज़ आ गया ना हमको। ठीक है, यानी ये दोनों की जगह पर हम ए लिख सकते हैं। अब समीकरण 4 देखना है आपको। तो 4 में क्या है, ओ क्यू, तो ओ क्यू लिखा हुआ है, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू यहाँ है, सी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि इसको नहीं लिखे थे, लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। देखिए समीकरण 2, तो ये पूरा कुछ के बराबर है, ओ ए का स्क्वायर के बराबर नहीं। तो फिगर में भी देख लीजिए, फिगर देखिए, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण है, कर्ण पता है अंधभुजा को वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं समीकरण 2 और 4 से। तो ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगा हमको बाबू, यहाँ हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस दीजिए ओ क्यू के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर। तो ओ क्यू के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर क्या यहाँ लिख देंगे, समीकरण 2 एंड 4 से, 2 एंड 4 से किए हैं। अब तो प्रूफ भी हो गया दोस्तों। अंत में लिख देंगे, अतः ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ये क्या हो गया दोस्तों,
प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका हल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूरा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा रचना किए हैं, 4 को समकोण त्रिभुज लिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। उसके बाद इसको देख देख के सिद्ध करते हैं कि क्या लाना है, फिर आगे से अपने आईती चल गया। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखना है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, वही दूरी धारा के अनुकूल लौटाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, अधिक समय लेती है, यहाँ अधिक समय होगा, ठीक है ना, यहाँ कर लीजिए सही, अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात करें। हमको क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हल, क्वेश्चन नंबर कितना है, 33 है। तो जिसके बारे में पूछेगा उसको x मान लेंगे। धारा की चाल ने पूछा है तो लिखेंगे माना कि धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बोट की चाल, बोट मतलब नाव, तो नाव का चाल कितना है, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ तक हो गया। अब धारा के अनुकूल कहेगा चाल तो जुटेगा, प्रतिकूल कहेगा तो घटेगा, ठीक है ना। तो अनुकूल कहेगा तो जुटेगा, प्रतिकूल कहेगा तो घटेगा। तो लिखेंगे हम धारा के अनुकूल बोट की चाल, बोट की चाल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोट इतना है तो 18 माइनस, धारा के अनुकूल बोट की चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, जुट जाएगा, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, चाल जुट जाएगा, ठीक है। तो 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल बोट की चाल, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये याद रखना आपको, क्या करेंगे, धारा की चाल घटेगा, ठीक है ना, बोट की चाल में, ठीक है, यहाँ उल्टा नहीं कर देना, ठीक है। धारा की चाल घट जाएगा बोट की चाल में, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल बोट की चाल क्या हो जाएगा, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि प्रतिकूल में माइनस देंगे, अनुकूल में प्लस देंगे। अब यहाँ तक तो हो गया। और दूरी कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो दूरी दिया हुआ हमको 24, यहाँ दूरी दिया हुआ है इसमें 24 किलोमीटर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ दूरी दिया हुआ 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए निकालेंगे धारा के लगा समय। तो समय पूरा पता है आपको क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी पता है आपको कितना जाना है, 24 किलोमीटर। तो 24, अब चाल क्या है, धारा के अनुकूल चाल ए है, यानी 18 प्लस x, 18 प्लस x। अब समय को हमेशा घंटा में मापते हैं, तो इसलिए यहाँ h लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये सब रहने दीजिए, बाद में लिखेंगे, इसको रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर चलने में लगा समय। तो समय बड़ा पता है क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है, ठीक है। तो दूरी कितना है, समान दूरी है, इतना है, ठीक है ना। और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा चाल, 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में देखिए आप क्या कर रहा आ गया, तो यहाँ करा एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल लौटाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। कहने मतलब जो धारा के प्रतिकूल गया है ना, धारा के प्रतिकूल कितना गया है, 24/18 माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है, 24/18 प्लस एक्स, ठीक है ना। 1 किलोमीटर ज़्यादा लेता है, धारा के प्रतिकूल जो चलता है ना, धारा के अनुकूल जो चलता है उससे क्या लेता है, 1 किलोमीटर ज़्यादा लेता है, इसलिए धारा के अनुकूल में 1 किलोमीटर जुट गया, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ इस इक्वेशन बन गया, अब यहाँ से हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि धारा के प्रतिकूल जो चलता है ना और धारा के अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा ज़्यादा समय लेती है। ठीक है, तो ये देखिए प्लस में दोस्तों इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 24/18 माइनस एक्स हो गया। ये प्लस में टोटल इधर आ गया तो माइनस में हो गया, 18 + x बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 24 कॉमन ले लेते हैं, तो 24 कॉमन ले लेंगे तो 1/18 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -1 बटा कितना हो जाएगा, 18 + x हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 18 + x माइनस 18 माइनस x हो गया। ठीक है, और नीचे में क्या हो गया, इसको क्रॉस कर देंगे तो नीचे वाला नीचे से गुना, इसी को लहरिया कट बोला जाता है। ठीक है, इतना हो गया और ये इतना हो गया बराबर, ये देखिए गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए 18 हो गया + x हो गया माइनस 18 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए a समझिए इसको b, तो a - b × a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। ठीक है, अब देखिए बराबर क्या है, 1/24 है, तो ये तो कट गया माइनस प्लस। अब x क्या हो गया, 2x हो गया, तो यहाँ 2x लिखा गया। अब बट 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 324, ये क्या है x² बराबर कितना है, 1/24 है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए 2x गुने कितना हो जाएगा, 24 बराबर 1 गुने 324 माइनस x², तो ये क्या हो जाएगा, 24 दूना 48x = 324 माइनस x²। ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये तो इधर है लिखा हुआ था, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको उधर भेजे हैं नहीं, ये टोटल को इस तरफ कर देंगे। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ भी माइनस कर दीजिए, कितना गलती कर देता है इतना। ठीक है, तो सब को हम क्या किए, इस तरफ कर दिए, ये जहाँ है इसको यहीं रहने दिए, तो इधर से सब आ गया, इधर से क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, x² 48x माइनस 324 बराबर 0। तो ये क्या आ गया दोस्तों, एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको खंड करते हैं, तो खंड कीजिए, कौन से लगेगा, 2 से लगेगा। ठीक है, तो 2 से लगेगा तो 16 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा, 3 2 6 और 3 7 21। अब इसको कैसे लिखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए। ठीक है ना, जोड़ने पर 48 और गुना करने पर क्या आना चाहिए, इतना आना चाहिए, 324। ठीक है, माइनस 324 आना चाहिए गुना करने पर। तो ये देखिए क्या करेंगे, 27 दूना 54, 54 3 दूना 6। देखिए इसको अगर जो हम ऐसे करते हैं, घटाने पर कितना आ रहा है हमको, 48 आ रहा है, अब गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा -324। ठीक है, करके देख लीजिए गुना, तो देखिए 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 हो गया, 6 5 30 2 32, माइनस में आ गया ना। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से सिंपल है, शॉर्ट में बन जाता है पूरा। ठीक है, इसलिए गुणनखंड विधि से यहाँ बना रहे हैं, तो x² + 54x माइनस 6x माइनस इतना बराबर 0। अब द्विघात समीकरण के भी रूल से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसे भी आंसर काटेगा नहीं, कहिए कि उसे बनाइएगा थोड़ा लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, x कॉमन है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो x हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 5 30 हो गया। ठीक है, 2 इसमें गया, 6 चौक 24 हो गया = 0। तो x + 54 टोटल में कॉमन था, x + 54, तो x + 54 निकल गया, तो यहाँ x बचा -6 बराबर 0। तो x + 54 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, -54। ठीक है, तो चाल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो लिखेंगे x = -54 जी है ना, अमान है, मान नहीं होगा ये। ठीक है ना, अमान। तो ये भी उसी करेंगे, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा इसका मान। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मान हो जाएगा, मान मतलब आंसर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे अंत में, अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया, अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 3 पार्ट से क्वेश्चन दिया है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है,
एक मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः ए मीटर तथा बी मीटर की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे को पूरक है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई √AB मीटर है। ठीक है ना, यानी मीनार की ऊंचाई हमको √AB करा सिद्ध करने के लिए। तो मान लीजिए देखिए एक मीनार है, एक क्या है दोस्तों, मीनार है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा ना, एक मीनार के पाद मतलब यहाँ तल जो होता है, जैसे पैर है ना, तो इसको बोला जाता है पाद बोला जाता है, तल बोला जाता है। ठीक है ना, तो मीनार के तल मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा, यानी यहाँ से मान लीजिए एक सीधी रेखा इससे गुजरा। ठीक है ना, तो यहाँ जो कोण बनेगा, कौन बन रहा है, पूरक कोण बन रहा है। तो मान लीजिए ई ऐसे मिलाया ना, तो ई जैसे थीटा बना, तो इसको मिलाने पर क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि आपको पता है पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। अब इसको देखिए जोड़ दीजिए, तो 0 हुआ ना प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको कट गया, आ गया 90 डिग्री। ठीक है ना, तो वही पूरक कोण कर रहा है। तो पूरक कोण क्या होता है, मान लीजिए इसको थीटा मान लीजिए, तो क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो इसका नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है ना, तो हमें सिद्ध करना है मीनार की जो ऊंचाई है ना √AB हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ कैसे बनाएंगे, लिखेंगे माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर। क्या मान लिए ऊंचाई दोस्तों, इसको h मान लिए। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है ना, इसको हम ऊंचाई को h मान लिए। माना कि ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है। क्या है दोस्तों, h है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, h बराबर √AB। यही कह रहा है मीनार की ऊंचाई सिद्ध कीजिए √AB। अब देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको। अब यहाँ देखिए, पहले कोई भी त्रिभुज में लीजिए ना, जो बनते दो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, इस समकोण बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि मीनार जब है तो यहाँ पूरा स्ट्रेट खिंचाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए समकोण त्रिभुज है, 2 को बन रहा है। तो पहले बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, कोई भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, तो देखिए ABC में एंगल के सामने वाला भुजा पता है आपको होता है लंब होता है। तो लंब कितना है, h है, और आधार कितना है, ये दूरी दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, ये नहीं लिखे हैं, देखिए ध्यान से, ये दूरी दिया हुआ था। एक मीनार के पास से गुजरने वाली सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः A मीटर तथा B मीटर की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। एक दूसरे क्या है, पूरक कोण है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको दिया हुआ है A मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है B मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमको h बराबर सिद्ध करना है √AB। ठीक है, तो क्या लिए, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो यहाँ लंब बटा आधार आपको पता है क्या होता है, tan थीटा। थीटा के कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब। तो लंब क्या है दोस्तों, AB है, और आधार कितना है, आधार हमको क्या है यहाँ पे BC है। टोटल बड़का त्रिभुज ने लिए ABC। ठीक है, तो लंब बटा आधार tan थीटा। तो आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, इक्वल टू AB का मान कितना दिया हुआ h है, अब BC का मान कितना दिया हुआ B है। तो इसको क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज छोटा वाला लेना है ABD में। तो ये भी देखिए एंगल के सामने वाला भुजा लंब होगा, लंब बटा आधार यानी tan थीटा होगा। थीटा जहाँ पर थीटे है, tan थीटा पर लंब बटा आधार, लंब क्या है AB, और आधार कितना है BD। तो tan थीटा इक्वल टू AB का मान कितना है h है, और BD का मान कितना है A है। इसको क्या मान लिया, समीकरण 2।
ठीक है, ए बी। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड के संगत पक्ष को गुना कर देंगे, यानी लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ गुना करेंगे और राइट साइड वाला राइट साइड के साथ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड के संगत पक्षों को गुना करने पर तो संगत पक्ष के मतलब क्या हुआ है, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट यही है ना, कोट थीटा और गुने क्या चाहिए, टेन थीटा बराबर संगत पक्ष क्या है, एच बट्टा बी और गुने इसका संगत पक्ष क्या है, राइट साइड लिखा हुआ है एच बट्टा ए। तो ये गुना होगा टेन थीटा गुने कोट थीटा एक होता है, ये एच गुने एच एच स्क्वायर हो गया, ए गुने बी ए बी हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इसका नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ना। देखिए ध्यान से, एक स्टेप बढ़ा दीजिए, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम बराबर एक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट ए बी। तो यह हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। यही सिद्ध करना था हमको, एच बराबर रूट ए बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 के कोण पर झुकी है। ये भी आई क्वेश्चन को दोस्तों बार बार रिपीट करता है, देखना ध्यान से, जैसे जैसे कहेगा उसी से करना है आपको। खींचना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा छेद कर लीजिएगा कि स्लिप ना करे। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो ये देखिए दोस्तों 5 सेंटीमीटर हुआ। अब इसका एक वृत्त पहले खींच देना है। ठीक है, वृत्त खींचा गया ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, अब इसका मान लीजिए ये केंद्र है, तो केंद्र का नाम दे दीजिए ओ। ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर खींचा गया। और जो कड़ा परस्पर 60 के कोण पर झुकी हो, तो मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पहले जब भी 60 के कोण पर झुकी, त्रिज्या अलग अलग दे सकता है, कभी 5 सेंटीमीटर दिया, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो जब भी 60 के कोण पर झुकी का चर्चा रहेगा दोस्तों, तो सबसे पहले एक त्रिज्या ले लेंगे वृत्त खींचने के बाद। तो मान लीजिए एक हम त्रिज्या ले लिए, त्रिज्या कैसे लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मन तैसे। ठीक है, तो मान लीजिए हम ऐसे एक त्रिज्या ले लिए, एक केंद्र है, केंद्र पर एक त्रिज्या ले लिए। ठीक है ना, तो यहाँ ये क्या कर दिए, त्रिज्या ले लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और उसके बाद त्रिज्या लेने के बाद एक केंद्र जो है ना, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाना है, 120 डिग्री का। जब भी 60 के कोण पर झुकी हो, क्योंकि इस क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं होता, चेंज आपको करबो करेगा, त्रिज्या करेगा इसमें चेंज। ठीक है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एग्जाम में 4 दे देगा, 3 दे देगा, ठीक है ना, 6 दे देगा, तो त्रिज्या चेंजिंग होगा, प्रोसेस वही रहेगा। तो जब भी 60 के कोण पर झुकी का चर्चा रहेगा, तो सबसे पहले जो वृत्त कहेगा वृत्त खींच दीजिएगा जितना सेंटीमीटर के कहे। उसके बाद क्या करेंगे, एक त्रिज्या ले लेंगे, तो ये त्रिज्या को ले लेंगे। ठीक है ना, और केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएंगे, 120 डिग्री के। तो देखिए 120 डिग्री कोण बना पहले दिखाते हैं इसमें। तो केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाना है, जितना कुछ आप लेना ले लीजिए, फिक्स कर दीजिए, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ 120 डिग्री कोण बनाना है केंद्र पर। आपको पता है एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री कोण बनेगा, 2 बार काटेंगे तो 120 डिग्री का। तो एक बार में 60 बनेगा और 2 बार में 120 बनेगा, 120। तो ये जो कोण बना है कितना डिग्री बना है, 120 डिग्री बना है। तो इसको केंद्र से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो पॉइंट है केंद्र है, ठीक है दोस्तों, और ये है, इसको मिला के आगे बढ़ाइए। तो यहाँ जो कोण बना है ना, ई कोण, तो ई कोण जो है 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, हमको कह रहा 60 के कोण पर झुकी हो, तो मान लीजिए अगर जो यहाँ हम 90 बनाएंगे, यहाँ हम 90 बनाएंगे, ये कितना है 120 है, तो 120 हो गया दोस्तों। ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, 90 90 पता है कितना होता है, 180 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 300 डिग्री हो गया। और इसको अगर जो ऐसे हम मिला देंगे तो इस कंडीशन में आएगा, तो इसका भी 60 के कोण पर झुकी का चर्चा होगा। तो केंद्र पर क्या बना देंगे, 120 डिग्री का। ठीक है ना, यहाँ क्या बनाएंगे, 90 डिग्री कोण बनाइए। अच्छा, आप जितना ले लीजिए उतना ही रहना है ये दोनों कोण के लिए। ठीक है, इसको बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना लेके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो ये जितना बनाइए उतना बराबर लेना है बार बार। ठीक है, चलिए हम इतना ले लिए, इतने ही से बनाते हैं।
ठीक है। तो एक बार से 60 डिग्री कोण बनता है और 2 बार से 120 बनता है। तो 60 60 120, तो 60 और 120 के बीच में क्या होगा, 90 होगा। तो दोनों तरफ से देखिए काटेंगे, 60 भीड़ से काटेंगे ऊपर और 120 भीड़ के। तो 120 यहाँ है ना, तो यहाँ से भी ऊपर काटेंगे, ठीक है। यहाँ काटा दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ भी पहले 90 डिग्री बनाएंगे, उसके बाद एक बार मिलाएंगे दोनों को। तो यहाँ भी ऐसे खींच देंगे, ठीक है। एक बार में 60 बना और 2 बार में 120 बना, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कितना डिग्री बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण 60 और 120 के बीच में बनता है। अब हो गया, इसका काम खत्म हो गया। तो ई पॉइंट मिला के आगे बढ़ाना है, ई पॉइंट और ई पॉइंट मिला के आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, कल पेंसिल से खींचना है दोस्तों, हम कलम चला दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कल पेंसिल से बनाइए एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको ऐसे खींच दिए, ठीक है। अब ई पॉइंट बोले हैं ना, ई पॉइंट जहाँ 90 बना है, ये दोनों को मिला के खींच दीजिए, ठीक है। स्पर्श रेखा ही हो गया, थोड़ा सा आगे कर देंगे, ठीक है। स्पर्श करना चाहिए, स्पर्श का मतलब क्या हुआ, छूते हुए आगे निकल जाना। ये तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, इतना, ठीक है। अब जो फालतू पॉइंट है इसको मिटा दीजिए, फालतू जो लाइन है दोस्तों उसको मिटा दिए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा काट दीजिए इसको ऐसे, ठीक है। अब जो कोण बना है उसको लिख देना है इसको। आप कल पेंसिल का यूज कीजिएगा, कलम से का नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऐसे खींच दिए ऐसे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया दोस्तों, और ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 60 डिग्री का। ये कैसे हो गया 60 डिग्री का, इसको देखना है ध्यान से। पहले इसको नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए R है, ये P है, ये Q है, ये तो O है, ठीक है ना। तो अब देखना है O P R Q एक आयत है। क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे, अब देखना है दोस्तों फिगर में O P R Q एक क्या है, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज कोई सा भी रहे, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसको तो हम बनाए नहीं, ये तीनों को बनाए, इसको आगे की ओर बढ़ाएं, तो यही हो गया क्या चीज़, 60 के कोण पर झुक गया, ठीक है ना। तो ऐसा ही बनाना है दोस्तों। अब इसमें रचना का चरण लिखने को होता है, ठीक है, रचना का चरण। तो यहाँ लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। तो रचना के चरण देखिए दोस्तों, कितना लिखने में बहुत दिक्कत होता है, कुछ भी नहीं है। जे किए न बात अपना लंग आप देखिए रचना के चरण। तो रचना के चरण कितना स्टूडेंट के लिखने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो दिक्कत कुछ भी नहीं, जे आप किए हैं अपने मर्जी से लिख दीजिए। क्या किए पहले, तो सबसे पहले क्या किए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। जे किए इसमें वही चीज़ आपको लिखना है। तो एक नंबर में क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, ठीक है। उसके देखिए 2 नंबर में लिखेंगे। उसके बाद क्या किए, वृत्त तो खींच दिए, उसके बाद देखिए क्या किए, OP यही पहले किए थे। OP एक त्रिज्या लिया, OP एक त्रिज्या लिया, OP एक त्रिज्या लिया ना। और फिर क्या किए, जिसके केंद्र O पर 120 डिग्री का कोण बनाया, जिसके केंद्र O पर 120 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 नंबर में क्या लिखेंगे, यहाँ तो 120 डिग्री कोण बनाया। अब देखिए क्या किए, P तथा Q को केंद्र मानकर, इसको भी केंद्र माने हैं, इसको भी केंद्र माने हैं, दोनों को केंद्र मानकर क्या किया, 90 डिग्री को कोण बनाया। तो लिखेंगे P तथा Q को केंद्र मानकर
केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाया। 90 डिग्री कोण बनाया तो उसके बाद क्या किया, उसके क्या किए, बिंदु आर से दो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा एन है, पी आर तथा क्यू आर खींचा। उसके देखिए क्या किए, बिंदु पी तथा क्यू को आगे की ओर बढ़ाने पर आर पर मिलती है, आर पर मिलती है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु पी तथा क्यू को आगे की ओर बढ़ाने पर बिंदु आर पर मिलती है। कहाँ मिलती है बाबू दोस्तों, आर पर मिलती है, आर पर मिलती है, जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। ठीक है, 60 डिग्री कोण पर झुकी है ना, तो अंत में लिख दिए अतः पी आर तथा क्यू आर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। अतः पी आर तथा क्यू आर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए दोस्तों, रचनाक्षर अंत में लिख दिए था पी आर तथा क्यू आर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो ये क्या है, स्पर्श रेखा है। बस दोस्तों इतना करना, आपको 5 में 5 मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये रचनाक्षरण जो है अपने मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, मिला वाला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस जो है सब चीज़ सेम टू सेम बनाना है। इस लिखने में आगे पीछे भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जे किए फिगर में वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्ध करें कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं, हम चलते हैं LHS से। सोल्यूशन लिखिए या हल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। LHS में क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए दोस्तों, इसको साइन में चेंज कर दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, ये -1 है तो 1 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस दे। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये किताबें वाला क्वेश्चन है, NCERT से सेम टू सेम दे दिया। इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा अपॉन 1 है तो 1 लिखिए, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि LCM लेंगे यहाँ पे, इसीलिए कर दिए हमसे। ठीक है, अब देखिए tan थीटा है तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसका LCM लेंगे, ऊपर वाला जैसे है उसी रहने दीजिए। तो यहाँ इम्प्लाइज का चिन्ह दे दीजिए बीच में। तो ये क्या है, साइन थीटा बटा कोस थीटा है अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि 1 से गुना करें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 गुने साइन थीटा होगा। अब प्लस, अब देखिए क्या है, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ इम्प्लाइड दे दीजिए बीच में, तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा हो गया। अब इसको उलट देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये ऊपर वाला जैसे उसी रहने दीजिए, कोस थीटा बट्टा
साइन थीटा हो गया। अब इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बट्टा ई उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इम्प्लाई दे दिए, साइन गुने साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन कोस थीटा है, ये क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ देखिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, प्लस से पहले प्लस कीजिए, कोस गुने कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया। अब देखना आगे, अब ये देखना यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, नहीं दिख रहा, यहाँ देखना साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर जो है माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो उल्टा हो जाता है, मान लीजिए माइनस उल्टा हो जाता है, प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस में, तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो कुछ हो जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस में ऐसे कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों चीज़ सेम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो एलसीएम लेने में पूरा कंप्लीट हम तो कॉमन जब ले लेंगे माइनस तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या करेंगे तो आगे जैसे वैसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस क्या है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा है, इससे माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ये माइनस में साथ कुछ हो जाएगा प्लस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ लिख लीजिए बढ़िया से, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, जगह कम पड़ा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो अपोजिट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा, इसको बीच में देते हैं अपॉन साइन थीटा हो गया, फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया दोस्तों। अभी टोटल का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो इधर इधर कोई कॉमन है, जो कॉमन रहेगा वो तो होगा साइन थीटा। अभी टोटल का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा, ये तो कॉमन है, ये दोनों है ना कॉमन दोनों में, तो ये भी आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये टोटल नीचे वाला को एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब ये टोटल से इसमें भाग देंगे तो ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, बच जाएगा साइन, अब साइन स्क्वायर पहले से है तो क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो साइन क्यों हो जाएगा माइनस। अब देखिए टोटल से इसमें भाग देंगे तो सब कट जाएगा, कोस बचेगा, स्क्वायर पहले से है तो क्या हो जाएगा कोस क्यों हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब यहाँ एक दोस्तों फार्मूला यूज होगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो यहाँ से भी लटक जाइएगा। देखिए फार्मूला हम लिखते हैं, देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है यहाँ पे, चूँकि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ ए की जगह पर साइन है और बी की जगह पर कोस है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा ए माइनस बी का मतलब कि इतना माइनस इतना, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो एक जगह पर क्या है साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, यानी कोस साइन गुने कोस प्लस ए बी मतलब क्या साइन गुने कोस, यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या होगा कोस, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यही फार्मूला पर हम सेट कर दिए इसको। ठीक है ना, तो ये फार्मूला याद रखना, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, नीचे वाला जैसे है वैसे लिख देना है आपको, साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए इंटू में तो ये कट जाएगा, ये दोनों चीज़ क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर में आपको क्या बच जाएगा। अब देखिए साइन कोस में रिलेशन होता है तो लिख दीजिए साथ है दोनों का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इतना लिखा गया। ऊपर में क्या बचा फिर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू
कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों तो कट गया, जो बचा इसको साथ करके लिख दिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। अब नीचे में क्या बचा है, 8 कट गया, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये दोनों के बदले क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, प्लस क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन 1। अब नीचे में क्या बचा है दोस्तों, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा और गुने 1/कोस थीटा, क्योंकि आपको पता है 1 गुने 1 1 होता है, 1 गुने 1 1 होता है। ठीक है, ये तो टोटल कट गया, तो 1 बच गया, तो 1/साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, इंटू गुना है तो गुना लिखिए, इंटू लिखिए, बात बराबर है। इसको गुना लिखिए, इंटू लिखिए, बात बराबर है। 1/साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, और 1/कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है ना, प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, यही चीज़ सिद्ध करने के लिए हमको कह रहा था, यही चीज़, तो दोनों सेम है, खाली इसको सीधा करके लिख दीजिए ना, गुना आगे पीछे चलता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1+सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, यही हमको लाना था RHS, आ गया ना RHS में, तो अंत में लिख दिए अतः LHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 1 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लघुत्तरीय दिया 2 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 5 नंबर में दिया है। ठीक है ना, तो एग्जाम में 5 नंबर के ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा ऐसा क्वेश्चन था 2 नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ था मैच की संख्या वो लिख दिए। ठीक है ना, तो क्या पहले बना देंगे चर मान और बारंबारता। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में दिया है तो 2 नंबर तरह बनाएंगे ना। अब ये 0 से 6 तक क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें देखिए 0 से 6 तक यूज हुआ अंक, जैसे 0 है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6 तक गया। अब देखिए बारंबारता, बारंबारता का मतलब हुआ बार बार रिपीट होना, तो 0 देखिए इसमें कितना बार दिख रहा है, 1 बार, तो 1 लिख दिए। अब देखिए इसमें 1 कितना बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है, तो 1 लिख दिए। अब इसमें देखिए 2 कितना बार दिख रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 को बार दिख रहा है, 1, 2, तो 2 बार लिख दिए। और 4 देखिए को बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है। 5 भी देखिए इसमें 1 बार दिख रहा है, 6 भी देखिए इसमें 1 बार दिख रहा है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, चूंकि चर मान 2 की बारंबारता 3 है, इसलिए बहुलक बराबर 2 आंसर ANS। ठीक है ना, तो 2 देखिए इसमें सबसे बताए थे ना, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन बताए थे, जैसे इसे लिखा हुआ 2 है, 3 है, 2 है, इतना है लिखा हुआ, 5 है, 2 है, 8 है। तो बहुलक क्या बताए थे, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हो वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या किया है, 2, तो वही क्या हो गया, इसका बहुलक हो गया। तो 1 नंबर में पूछेगा तो उसको डायरेक्ट बता दीजिए, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरीका से बना देना है आपको। ठीक है ना, चर मान, तो चर मान पता है जितना संख्या यूज हो रहेगा वो लिखेंगे, तो 0 से इसमें 6 तक यूज था वो लिख दिए। उसके बाद आपको लिखना है बारंबारता, तो बारंबारता में फिर देखिए 0 को बार आया है, 1 को बार आया, वो सब लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, चूंकि चर मान 2 की बारंबारता कितना है, 3 है, तो जे रहेगा अधिकतम मान वो देखना है, तो कितना है, चर मान 2 की बारंबारता 3 है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुलक क्या हो गया, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है। अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इसका है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर होगा। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। यानी मीनार की ओर 40 मीटर जाने का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए ये कोई एक मीनार है, ये कोई क्या है दोस्तों, मीनार है, इसका नाम दे दीजिए AB। तो AB एक क्या है, मीनार है। तो कह रहा है भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ठीक है, किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है ना, तो यहाँ से उन्नयन कोण बना है दोस्तों, यहाँ पे इसको ऐसे मिला लीजिए। भूमि मतलब तल, धरती का तल हुआ, तो ये भूमि का क्या हुआ, तल हुआ।
तो यही क्वेश्चन में कर रहा था ना, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। तो यहाँ से यहाँ तक जो उन्नयन कोण बना है ना 30 डिग्री बना है। कितना बना है? 30 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए सी। अब कह रहा मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर, तो मीनार तो इधर है, तो इधर 40 किलोमीटर गया, यहाँ इधर क्या गया? मीनार की ओर 40 मीटर गया। तो बिंदु मान लीजिए नाम दे दिए डी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है। तो वही कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री हुआ। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर, यानी मीनार की ओर 40 मीटर गया ना, तो उन्नयन कोण कितना हो गया दोस्तों? यहाँ से यहाँ अगर जो ई मिला तो ई कोण मान यहाँ बन गया, 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी ए बी का मान कर रहा है। तो ए बी को मान लीजिए एच मान लिए। तो एच का हमको वैल्यू निकालना है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो एच निकल जाएगा तो हमको मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h का मान ज्ञात करनी है। क्या करनी है बाबू? ज्ञात करनी है। अब देखिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की चर्चा हुआ तो उसमें समकोणीय त्रिभुज बनेगा। तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पहले बड़का लीजिए फिर छोटका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी और ए बी सी। तो पहले हम छोटे वाला में चलते हैं, ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ? 40 मीटर। ठीक है ना, तो इसको हम क्या मान लिए? यहाँ से यहाँ तक कुछ मान लीजिए अपने मन से। चलिए इसको h मान लिए, तो इसको x मान लेते हैं। क्या मान लिए? x। तो यहाँ है जो बी डी है ना, इसको हम x मान लिए। ठीक है, तो क्या लिए? समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, और लंब बटा आधार आपको पता है क्या होता है? tan थीटा। तो tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। ए बी है, ठीक है ना, और आधार कितना है? बी डी है। ठीक है, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और ए बी का मान कितना? h है, और बी डी का मान क्या माने? x माने है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये भाग में है, इधर जाकर गुना में, यानी √3 गुने x हो जाएगा बराबर h हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर हमें क्या हो जाएगा? h बट्टा √3, समीकरण फर्स्ट। क्योंकि हमको h का मान निकालना है इसलिए x बराबर कर देंगे दोनों में। देखिए यहाँ तक तो हो गया। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री कौन बराबर का त्रिभुज में लंब बटा आधार। तो लंब ए बी है और आधार पते क्या है? बी सी है, और tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 होता है। ए बी का मान दिया हुआ h है। अब बी सी का क्या होगा? बी सी इतना बराबर तो इतना प्लस इतना, यानी कहने बी डी प्लस डी सी लिखिए, सी डी लिखिए, बात बराबर है। यानी बी सी को इतना को हम लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, तो 1/√3 है बराबर h है बट्टा, तो इतना का वैल्यू दिया हुआ है x और इतना का वैल्यू दिया हुआ है 40 है। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 1 गुने क्या हो जाएगा? x + 40 इक्वल टू h गुने क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x + 40 बराबर h, तो ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3h हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √3h। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 2, क्योंकि देखिए हमको h का मान निकालना है। तो ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 LHS बराबर है, तो मैं क्या कहता है? RHS बराबर। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, ये भी क्या हो जाएगा? बराबर h बट्टा √3 अब बराबर क्या हो जाएगा? √3h - 40। ठीक है, तो ये तो हो गया। यहाँ से h का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों h का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया, √3h हो गया। ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये 40 हो गया। इसमें क्या किए? इसमें देखिए ध्यान से, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो √3 गुने h।
देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, h कॉमन है, तो h कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, √3 - 1 बट्टा √3। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। तो 40 = h। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, √3 गुने √3 3 हो जाएगा, -1 बट्टा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 = h गुने क्या हो जाएगा, घटेगा तो 2 बट्टा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 गुने ये क्या है, भाग में, इधर गया तो गुना में हो गया, ये गुना में, इधर गया तो भाग में हो गया, बराबर h हो गया। तो काट दीजिए 20 बार में, तो क्या आ गया, 20√3 आ गया, 20√3 बराबर h, 20√3 बराबर h। 3 का मान पुट करना, √3 का मान होता है 1.732 बराबर h। ठीक है, तो √3 का मान क्या होता है, इतनों पर आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 2 गुने 1 2, 2 1 3 हो गया। ठीक है, एक 0 से 0 देख दीजिए, पॉइंट वाला गुना सिंपल है, गुना कर दीजिए 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट बैठ गया बराबर h। ठीक है, तो h बराबर क्या हो गया दोस्तों, 34.64, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में 0 खाली रहता था, 0 कोई महत्व नहीं होता, 0 हटा दीजिए। तो यही हमसे पूछ रहा था, अंत में लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मेरे और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।